विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश भारत का भूगोल कर रहे थे हम लोग। उसमें आज का चैप्टर है हमारा खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज सबसे पहले खनिज होते क्या है? तो खनिज किसी भी देश की परिधि में अवस्थित प्रकृति प्रदत्त संपदा है। भारत में खनिजों के प्रचुर भंडार अवस्थित हैं। संविधान अंतर्गत खनिजों पर राज्य सरकारों का अधिकार होता है और खनन कानूनों का क्रियान्वयन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस राज्य में जो खनिज होंगे उस पर किसका अधिकार होगा? राज्य सरकारों का अधिकार होगा। खनन कानूनों का क्रियान्वयन भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। किंतु केंद्र सरकार खान और खनिज विनियमन व विकास अधिनियम 1957 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के जरिए अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादित खनिजों को विनियमित कर सकती है। ऑफशोर तेल निकल गया मुंबई हाई से, कौन करेगा? तो उसके लिए फिर केंद्र सरकार खान और खनिज विनियमन व विकास अधिनियम 1957 के अंतर्गत बनाए गए कानूनों के जरिए अपतटीय क्षेत्रों में उत्पादित खनिजों को विनियोजित कर सकती है। राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के द्वारा भारतीय खनिज उद्योग को घरेलू एवं विदेशी निवेश हेतु खोला गया। वर्तमान मूल्य पर कुल सकल मूल्य वर्धन GVA यानी ग्रॉस वैल्यू एडिड में वर्ष 2022-23 में खनन व उत्खनन का योगदान 2.85% है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, हालांकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है, लेकिन अगर 2022-23 के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो खनन और उत्खनन यानी माइनिंग एंड क्वारी होती है, माइनिंग एंड क्वारिंग का योगदान कितना है GVA में? आंसर 2.85%। तो 2.85% याद करना पड़ेगा, 2.85%। भारत के विभिन्न खनिजों के उत्पादन भंडार और अन्य आयामों के पढ़ेंगे अब हम। ये जो जितने भी आंकड़े पढ़ेंगे हम, ये इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 IMYB 2021 पे आधारित हैं और इसे इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा कि इंडियन मिनरल ईयर बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है शायद पहले, ठीक है। इंडियन मिनरल ईयर बुक कौन प्रकाशित करती है? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस द्वारा प्रकाशित होती है। खनन मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार देश में कुल 95 खनिजों का उत्पादन हुआ, जिसमें 4 ईंधन खनिज, 10 धात्विक खनिज, 23 अधात्विक खनिज, 55 लघु खनिज, 3 नाभिकीय खनिज शामिल हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान खनिज उत्पादन परमाणु ईंधन खनिज, गौण खनिज को छोड़कर का कुल मूल्य 107,446 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में लगभग 19% की कमी को दर्शाता है। वर्ष 2022-23 के दौरान धात्विक खनिजों का अनुमानित मूल्य 95,838 करोड़ रुपए या कुल मूल्य का 89% तथा अधात्विक खनिज यानी गौण खनिजों को छोड़कर का मूल्य 11,608 करोड़ रुपए का कुल मूल्य का 11%। तो धात्विक खनिज 89%, अधात्विक खनिज 11%। ये रुपए याद करने की जरूरत नहीं है कि 11,608 करोड़ रुपए, इतना याद रहता भी नहीं है सही बताऊं तो। हाँ, अगर आपका बिल्कुल सब्जेक्ट है तब आपको हो सकता है याद करना पड़े। वर्ष 2021-22 के दौरान 19 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में खनिज उत्पादन के मूल्य की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी, जिसमें से लगभग 97.04% खनिज उत्पादन ईंधन, परमाणु खनिजों और गौण खनिजों को छोड़कर केवल 7 राज्यों तक सीमित था। यानी भारत के 7 राज्यों में 97.04% खनिज उत्पादन होता है। ईंधन को छोड़ रहे हैं हम, परमाणु खनिज को छोड़ रहे हैं और गौण खनिजों को छोड़ रहे हैं। देश के खनिज उत्पादन के अनुमानित मूल्य के संदर्भ में उड़ीसा अग्रगणी राज्य है। उड़ीसा अग्रणी राज्य है, मतलब सबसे ज्यादा अगर मूल्यों के हिसाब से देखें तो खनिज उत्पादन कहां पर है? उड़ीसा। राष्ट्रीय उत्पादन में 44.11% का योगदान है। उड़ीसा का योगदान कितना है? कुल राष्ट्रीय उत्पादन में उड़ीसा राज्य का
योगदान कितना प्रतिशत है? 44.11%। उसके बाद छत्तीसगढ़ का योगदान है 17.34%। उसके बाद कर्नाटक का स्थान है 13.24%। उसके बाद राजस्थान का स्थान है 14.10%। और उसके बाद झारखंड का स्थान है 4.36%। इतना समझ में आ गया? वर्ष 2021-22 में खनिज उत्पादन के मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि उड़ीसा 94.89% में पाई गई। तदुपरांत झारखंड 90.18%। उसके बाद कर्नाटक 62.22% का स्थान रहा था। कुछ प्रमुख खनिज उत्पादक राष्ट्रों ने खनिज उत्पादन के मूल्य में कमी भी दर्ज की है, जिनमें उत्तर प्रदेश -24.62%, गोवा -100%, माइनस में चला गया। कौन? उत्तर प्रदेश और गोवा। वर्ष 2020-21 में धातु एवं मिश्र धातु मेटल्स एंड एलॉयज का निर्यात मूल्य 207222 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 347457 करोड़ रुपए हो गया। वर्ष 2021-22 में धातु एवं मिश्र धातु के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा आयरन एंड स्टील, बहुत इंपॉर्टेंट, निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा आयरन एंड स्टील 58.55% का। उसके बाद एल्यूमिनियम अलॉय एंड स्क्रैप 22.79% और उसके बाद फ्री एलाइज 7.81% का था। वर्ष 2021-22 में भारत के कुल व्यापारिक आयात तथा निर्यात खनिज ओर्स एंड मिनरल्स मूल्य क्रमशः 1551380 और 257863 करोड़ रुपए थे। तो सबसे ज्यादा निर्यातक जो खनिज हैं 2020-21-22 के हिसाब से सबसे नंबर वन पे आता है हीरा 73.44%। कितना? हम जो निर्यात करते हैं हीरा 73.44%। दूसरा लौह अयस्क 9.36%, ग्रेनाइट 4.90%, एल्यूमिना 1.84%। ये इंडियन मिनरल बुक 2022 के रिपोर्ट है ये सारी, जिसको इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस प्रकाशित करता है। इससे पहले के जो आंकड़े हैं वो इंडियन मिनरल ईयर बुक 2021 के आंकड़े थे। ये वाला जो आंकड़ा है 2022 का आंकड़ा है। हीरा 73.44, लौह अयस्क 9.36, ग्रेनाइट 4.90 और एल्यूमिना 1.84। ये क्या है? शीर्ष 4 निर्यातक खनिज ओर एंड मिनरल्स। समझ में आ गया? और ये चेंज होता रहेगा जैसे समय बीतेगा। 2024 के 23-24 के आंकड़े अलग होंगे, 24-25 के आंकड़े अलग, जैसे समय बीतेगा तो परसेंटेज वगैरह ये सब आगे पीछे हो जाता है। भारत की खनिज पेटियां, मिनरल्स बेल्ट ऑफ इंडिया। भारत में खनिजों का वितरण असमान है। भारत में पाए जाने वाले अधिकांश खनिज 5 पेटियों में पाए जाते हैं या वितरित हैं। नंबर 1 छोटा नागपुर पेटी, प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत इस पेटी के अंतर्गत झारखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल राज्यों को समाहित किया गया है। यह पेटी मुख्यतः प्राचीन नीस और ग्रेनाइट शैलों से संयुक्त है, जो देश का समृद्धतम खनिज क्षेत्र है। तो देश का समृद्धतम खनिज क्षेत्र किस पेटी में है? छोटा नागपुर पेटी में है। अब छोटा नागपुर पेटी ये मत सोचना खाली झारखंड तक है, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। यहां कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक बोलते हैं किसको? माइका को, मैंगनीज, क्रोमाइट, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, फॉस्फेट, यूरेनियम, तांबा, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। यहाँ देश का लगभग 100% काइनाइट, 100% काइनाइट यहीं पर मिलता है। देश का जो टोटल काइनाइट है वो यहीं पर मिलता है। 93% लोहा अयस्क, आयरन ओर जो मिलता है वो यहीं पर मिलता है 93%। 84% कोयला यहीं मिलता है। 70% क्रोमाइट यहीं मिलता है और अभ्रक 70% अभ्रक भी यहीं मिलता है। 50% अग्नि मिट्टी, 45% एस्बेस्टस और चीनी मिट्टी, 20% चूना पत्थर, 10% मैंगनीज यहीं पर उत्पादित किया जाता है। इस पेटी को भारत की लौह और इस्पात पेटी भी कहा जाता है। भारत की लौह और इस्पात पेटी किसे कहा जाता है? आंसर छोटा नागपुर पेटी को कहा जाता है, क्योंकि अधिकांश इस्पात के कारखाने जैसे कुल्टी हो गया, दुर्गापुर हो गया, बोकारो हो गया, राउरकेला हो गया, जमशेदपुर हो गया, इस पेटी में स्थित है। जमशेदपुर प्राइवेट सेक्टर का है, टाटा का, है ना।
इस पेटी में बॉक्साइट के भंडारों तथा ताप विद्युत विकसित होने के कारण एल्यूमिनियम उद्योग भी स्थापित है। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट होता है, लेकिन एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। और इलेक्ट्रिसिटी की कहां से पूर्ति होती है? तो छोटी मोटी जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं, छोटी मतलब ठीक ठीक, उसके बगल में लगता है हमेशा क्या? एल्यूमिनियम का उद्योग जो लगता है, क्योंकि उसको जो निकाला जाता है, एल्यूमिनियम जो बनाया जाता है बॉक्साइट से, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसीलिए एल्यूमिनियम महंगा है। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम ओर की वजह से महंगा नहीं है। अर्थ की क्रस्ट सियाल से बनी है। किससे? सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम। यानी अर्थ क्रस्ट पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में जो धात्विक तत्व है वो एल्यूमिनियम है। लोहा तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, लेकिन फिर भी लोहा सस्ता और एल्यूमिनियम महंगा। कारण? क्योंकि एल्यूमिनियम को निकालने के लिए, एल्यूमिनियम बनाने के लिए बहुत क्या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो वो कॉस्ट जुड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की उसमें। समझ में आ गया? 2 क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा अगर पूछ लिया कि अर्थ क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व, तब आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन, क्योंकि सिर्फ तत्व पूछा है। क्या पूछा है? अर्थ क्रस्ट पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व है वो कौन सा है? ऑक्सीजन है। और अर्थ क्रस्ट पर पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में धात्विक तत्व कौन सा? धात्विक तत्व, इस पर ध्यान देना आपने। तब एल्यूमिनियम, तब क्या बोलना है आपने? और एल्यूमिनियम ऐसा नहीं मिलता, बॉक्साइट के रूप में मिलता है। किस रूप में? हाँ जी, बाल को, हिंडाल को सुने हो? नाल को, भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना? नाल को मतलब बाल को, हिंडाल को, नाल को, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दूसरी पेटी आती मध्यवर्ती पेटी यानी सेंट्रल बेल्ट। ये आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत है। कहां कहां पर? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में विस्तृत है। इस पेटी में मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, संगमरमर, लिग्नाइट, अबरक, जवाहरात, लौह अयस्क, तांबा, ग्रेफाइट, ये सब उपलब्ध है। तांबा, ग्रेफाइट। तीसरी पेटी आती दक्षिण पेटी यानी सदर्न बेल्ट। ये पेटी कर्नाटक और तमिलनाडु में है। यहां पर सोना, लोहा, तांबा, क्रोमाइट, मैग्नीज, लिग्नाइट, अबरक, बॉक्साइट, जिप्सम, चूना पत्थर आदि के भंडार है। चौथी पेटी आती है उत्तर पश्चिमी पेटी यानी नॉर्थ वेस्ट बेल्ट। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र इस पेटी में आते हैं। इस पेटी में तांबा, जस्ता, यूरेनियम, अबरक, मैग्नीज, एस्बेस्टस, नमक, कीमती पत्थर, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, बॉक्साइट के भंडार है ना? तांबा कहाँ? खेतड़ी, राजस्थान, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, है ना? जस्ता, यूरेनियम, ये सब मिलेगा यहाँ पर। अगली पेटी है दक्षिण पश्चिमी पेटी यानी साउथ वेस्ट बेल्ट। इसका विस्तार गोवा, दक्षिण कर्नाटक और केरल में है। इस पेटी में इल्मेनाइट, जिरकॉन और मोनोजाइट, गार्नेट, चिकनी मिट्टी, लोहा, चूना पत्थर ये सबके भंडार है। मोनोजाइट, थोरियम निकलता है मोनोजाइट बालू से। केरल के मालाबार तट पर मिलती है मोनोजाइट बालू। संसार का सबसे ज्यादा मोनोजाइट या थोरियम भारत में है। कहां पर? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम जो हमारे 3 चरणों वाला है, उसके तीसरे चरण में हमने थोरियम का प्रयोग करना है। पहले चरण में हमने यूरेनियम का प्रयोग किया, दूसरे में प्लूटोनियम का, तीसरे में थोरियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई? इन पेटियों के अलावा जो खनिज हैं वो हिमालय क्षेत्र में, जैसे कोयला, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, गोदावरी बेसिन, बंबई हाई में खनिज तेल, गैस, ये इससे अलग है इन पेटियों से। इतना समझ में आ गया? अब मैं अगर बात करूं कि विश्व खनिज उत्पादन में भारत का योगदान, तो एल्युमिनियम में तीसरा है भाई। कौन सा? तीसरा। क्रोमाइट में चौथा है, बायराइट्स में दूसरा है, कोयला लिग्नाइट में दूसरा है, लौह अयस्क में चौथा है। खास याद कर लो, लौह अयस्क याद रखना। भारत का स्थान कौन सा है? चौथा। पूरे विश्व का 6.76% लौह अयस्क भारत उत्पादित करता है। कोयले और लिग्नाइट में दूसरा है। पूरे विश्व का 9.01% कोयला भारत करता है, द्वितीय स्थान पर है। एल्युमिनियम 5.53 के साथ पूरे विश्व का 5.53 उत्पादन भारत करता है, तीसरे नंबर पे हम।
कौन से नंबर पे हैं? जिंक में हम तीसरे नंबर पे हैं, स्टील में हम दूसरे नंबर पे हैं, एल्यूमिना में चतुर्थ नंबर पे हैं, तांबे में हम 7वें नंबर पे हैं। तांबा महंगा है इसीलिए देश में। चिली जाओ वहां कॉपर सस्ता मिलेगा आपको। अगर चिली जाओगे तो कॉपर के लिए फेमस है, वहां सस्ता मिलेगा। भारत में महंगा है कॉपर, चौथे नंबर पर, सॉरी 7वें नंबर पर। तांबा कौन से नंबर पे हैं हम? 7वें नंबर। मैग्नीज जो है 5वें नंबर पे है, बॉक्साइट में 6ठे नंबर पे है, सीमेंट में हम दूसरे नंबर पे हैं, ठीक है, शीशे में हम तीसरे नंबर पे हैं। तो ये आपने कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इतना समझ में आ गया? अरे भाई इतना समझ में आया? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछता है वो कि खनिज उत्पादन इंडेक्स का आधार वर्ष क्या है। तो जो खनिज उत्पादन इंडेक्स है उसका आधार वर्ष 2011-12 है। क्या है? और ये चेंज होगा आगे चलकर, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, ये कुछ सालों तक चलता है, एक साल के बाद ये चेंज हो जाएगा जिस साल ज्यादा उत्पादन होगा। खनिज उत्पादन इंडेक्स का आधार वर्ष बेस ईयर जो है वो कितना 2011-12 है। खान और खान अधिनियम 1957 कब लागू किया गया था? तो 1 जून 1958 को लागू किया गया था। खनिज उत्पादन की दृष्टि से अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत समाहित क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो समुद्री क्षेत्र हैं, महाद्वीपीय ढाल हैं, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है, जिसके उत्खनन हेतु नियमन की संपूर्ण शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। समुद्री क्षेत्र, महाद्वीपीय मग्न ढाल, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, जिसके उत्खनन हेतु नियमन की संपूर्ण शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है। खान एवं खनिज अधिनियम 1957 को कितने बार संशोधित किया जा गया है? 11 बार संशोधित किया गया है। कितनी बार? विविध खनिजों के भंडार एवं संसाधन वर्गीकरण किस पद्धति पर आधारित है? तो यूएनएफसी पद्धति पर आधारित है। यूएनएफसी पद्धति 1 अप्रैल 2015 पर आधारित है। वर्गीकरण जो है, भारत में खनिजों की खोज और विकास के लिए उत्तरदायी संगठन कौन सा है? तो भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग, खनिज अन्वेषण कंसल्टेंसी लिमिटेड, भारतीय खान ब्यूरो और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रम। भारत में खनिजों की खोज और विकास के लिए उत्तरदायी संगठन कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 है जीएसआई, कौन? ज्योलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण। दूसरा है खनिज अन्वेषण कंसल्टेंसी लिमिटेड, इसको बोलते हैं एमईसीएल। तीसरा हो गया भारतीय खान ब्यूरो, आईबीएम। चौथा हो गया सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रम, जिसको मैं 2 बार पढ़ लेता हूं, समझ लेना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वहां से। जीएसआई की स्थापना कब की गई थी? यानी भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1851 में अंग्रेजों के समय में हो गई थी। भारतीय खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ मिनरल्स, भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है भैया। नागपुर में नीरी का भी हेडक्वार्टर है, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी, उसका हेडक्वार्टर भी नागपुर में है। भारतीय खान ब्यूरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ है? नागपुर में है, ठीक है। बाकी जो आपका खनिज अन्वेषण कंसल्टेंसी लिमिटेड है एमईसीएल, इसका भी मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। एमईसीएल का मुख्यालय भी कहाँ है? नागपुर में, महाराष्ट्र में। 1972 में बना था एमईसीएल। भारत के खनिज मानव मानचित्र के अनुसार कौन सी पेटी खनिज संपदा में सर्वोच्च है? तो छोटा नागपुर पेटी। खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे क्या सबसे समृद्ध पेटी कौन सी है? छोटा नागपुर की पेटी। अगला, खनिज संपदा की दृष्टि से भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर को कहा जाता है। रूर जो है वो जर्मनी में है, वैसे कोयला क्षेत्र है जर्मनी का, है ना। तो रूर उपमा दे रहे हैं, भारत का रूर वो दे रहे हैं किसको? छोटा नागपुर को। भारत की लौह और इस्पात पेटी की संज्ञा किस खनिज पेटी को दी जाती है? छोटा नागपुर पेटी को दी जाती है। भारत में खनिज संपदा की दृष्टि से सबसे विपन्न भाग कौन सा है? उत्तरी मैदान, कुछ नहीं मिलता उसमें। मतलब क्योंकि भाई मैंने कहा नहीं आपको, एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल है, अनाज देती है, मिनरल्स नहीं देती।
कहीं नहीं सुना होगा आपने कि उत्तर प्रदेश में ये निकल गया, बिहार में ये निकल गया, है ना। बिहार का जो क्षेत्र था समृद्ध क्षेत्र मिनरल से, उसने अपना अलग राज्य बना दिया, झारखंड। ठीक है। उत्तराखंड भी कहीं लिस्ट में नहीं दिखता है, बड़ा दुख भी होता है। ठीक। तो सारी चीजें सारी जगह नहीं होती। समझ में आया। कहीं आप चाहो कि पेट्रोल भी यहीं निकले, हम भी अरब देशों की शेखों की तरह क्या क्या बुर्ज खलीफा बनाए, तो नहीं बना सकते आप उत्तराखंड में, है ना। बुर्ज खलीफा की छत से पतंग उड़ाएं तो नहीं उड़ा सकते। कितने मंजिल? नहीं, 4 मंजिल का था, लेकिन अगर आपने वो भूकंप रोधी बना रहे हो तो ज्यादा बना सकते हो, है ना। रिस्क आपका रहेगा, लेकिन जब भूकंप आएगा तो 4 तक बनाते थे पहले, अब 8 भी दिख रहे हैं, 8 भी दिख रहे हैं अब तो। जब उनसे पूछा जा रहा भाई 8 बना दिए, बोल रहे हैं कि नहीं, हमने पूरा सरिया सीमेंट बढ़िया डाल रखा। ठीक है, लेट्स सी। हाँ जी। हाँ, 8 मंजिल बना के आपने क्या कर दिया कि क्या कर दिया? अरे दूसरा आदमी जो नहीं बना सकता 8 मंजिल, उसकी धूप हवा पानी सब रोक दिया आपने। ठीक है। तो गर्मियों के लिए तो एक बार के लिए क्या पता ठीक हो जाए, छाया में रहें आप, लेकिन जाड़ों में क्या है, हाँ, साइबेरिया की तरह ठंड महसूस करोगे। तो ठीक है, सबका अपना अपना वो है। कुछ और चीज बता देता हूं मैं। 28 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी प्रदान की। भाई सुन लो, 28 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को मंजूरी प्रदान की। इस खनिज नीति ने राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 का स्थान लिया। इसका 2008 का स्थान लिया। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 का प्रमुख उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करना। इसको निजी निवेश को आकर्षित करना तथा अन्वेषण कार्य के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहन देना है। इस नीति में खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव भी है। खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव भी है। साथ ही खनिजों के परिवहन के लिए तटीय तथा अंतर्देशीय जलमार्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है। तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि जलमार्ग सस्ते होते हैं। अगर आप ट्रक से लेके जाओगे, ट्रेन से लेके जाओगे, जहाज से लेके जाओगे, सबसे महंगा जहाज से, फिर ट्रक से, फिर ट्रेन से, और उससे सस्ता क्या, नदी से। राइन रिवर सुना है ना आपने, कोल रिवर बोलते हैं, क्योंकि कोयले का परिवहन होता है उसमें, सस्ता पड़ता है ना जल परिवहन। अगर आपको यहां से कोई चीज हरिद्वार भेजनी है, माना यहाँ कोयला निकल गया और हरिद्वार भेजना है आपने, वहां पर कोई क्या है कि एनटीपीसी का प्लांट है माना, और कोयला जला के बिजली पैदा करनी है, तो क्या करेंगे आप? कोयले को कैसे ले जाओगे? स्कूटी में? हाँ, कैसे? ट्रैक्टर में? ट्रक में? अरे भाई नहर में डालेंगे आप उसको, नहर में अपना आप जाता रहेगा कोयला। हाँ, तो क्या लगा उसमें? कोई फ्यूल लगा, तो सस्ता परिवहन हो गया। लेकिन समस्या ये है कि चीला के अंदर जाके आपका कोयला, वहां पे वो जो नदी है ना, ये बताना चाह रहा हूं। ऊपर आते हुए भी ज्यादा नहीं लगेगा, उतना फ्यूल कंजम्पशन नहीं होता, उतना वेग नहीं है नहर का। चलो जी आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 जून 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति को मंजूरी प्रदान की। इसका प्रमुख उद्देश्य निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ाकर देश में अन्वेषण गतिविधियों को तेज करना, जिससे देश के खनिज संसाधनों, गैर कोयला और गैर ईंधन का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल हो सके तथा इस क्षेत्र का अंशदान देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ाया जा सके। मार्च 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेल्प बोलते हैं न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी नीति का स्थान लेने हेतु हेल्प हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की थी। तेल एवं गैस के अन्वेषण हेतु नेल्प की व्यवस्था वर्ष 1999 में प्रभावी थी। 1999 से प्रभावी थी। अब नेल्प बन गया क्या? हेल्प। क्या बन गया?
पहले बोलते थे न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, अब बोलते हैं हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, है ना। हेल्प याद करना ज्यादा अच्छा है नेल्प से। कई बार एन याद नहीं आता वहां पेपर में। शीर्ष 4 आयातक खनिज कौन से हैं भाई? निर्यातक में तो बता दिया मैंने, हीरा। शीर्ष 4 आयातक खनिज ओर एंड मिनरल्स 2021-22 के हिसाब से, पेट्रोलियम 58.91%। अगर हम 100 चीजें 100% कोई चीज मतलब 100 रुपए का आयात कर रहे हैं या 100 वो कर रहे हैं, उसमें 58.91% क्या है? क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम। इसी क्रूड ऑयल से बनता है डीजल, इसी से बनता है क्या? पेट्रोल, इसी से बनता है ग्रीस, इंजन ऑयल, कोल तार कोल जो सड़कों में बिकता है, इसी से बनता है वैक्स, इसी से बनता है पॉलिस्टर, इसी से बनता है क्या? जो कैंडल्स आप जलाते हैं, मोमबत्तियां, है ना, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, और साबुन। साबुन में जो यूज करते हैं आप, कुछ साबुन में जो वैसलीन टाइप जो चीज यूज की जाती है, ग्लिसरीन, बहुत सारी चीजें निकलती है इस क्रूड ऑयल से। लेकिन जब आप इस क्रूड ऑयल को देखोगे तो एक गंध होती है, बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, रंग भी बहुत गंदा सा होता है, दिखने में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन देखो कि उसको जब रिफाइन किया जाता है तो क्या क्या चीजें निकलती हैं। तो भाई आयातक में ये समस्या हो गई पेट्रोलियम। कारण क्या है? सबके पास स्कूटी है, लगभग लगभग गाड़ी भी ले ही रहे हैं लोग धीरे धीरे, है ना। ट्रक तो चल ही रहे हैं, जो परिवहन कौन सा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो भी अपना काम कर ही रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी मांग बढ़ रही है, सबको क्या चाहिए? तेल चाहिए। इसीलिए अब ये इसको कम करना है हमें। अगर हमें क्या करना है? पैसा बचाना है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आपको बोलते होंगे ना वो कि ग्रीन नंबर प्लेट लगेगी, ज्यादा कागजी कार्रवाई नहीं होगी, आपको क्या मिलेगा उसमें? सब्सिडी मिलेगी, कम कीमतों पे मिलेगी, और सुंदर वाहन बनाए जा रहे हैं, है ना। हाँ जी, साउंड नहीं है, साउंड प्रूफ है, लाइट भी बढ़िया है। तो इसलिए क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या को जब हम क्या करेंगे, अगर सब पेट्रोल चलाने लगे तो एक दिन ऐसा होगा यहाँ पर कि बस क्या बताऊं। इलेक्ट्रिक व्हीकल से पोल्यूशन नहीं होता है, एनवायरनमेंट को भी तो देखना है आपने, ठीक है। सरकार की जितनी गाड़ियां हैं जो सिटी बस होती हैं, वो देख रहे होंगे आप, धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिक उसमें क्या कर दिया? चेंज कर दिया उन्होंने। तो ठीक है, वो बसें बढ़िया है मेरे ख्याल से, एसी भी चलता है उसके अंदर, है, साउंड भी नहीं करती। कम से कम उन बसों से तो अच्छा है जिसमें हॉर्न के अलावा सब बजता था। हॉर्न नहीं बजता था बस, बाकी खिड़की दरवाजे सब बजते थे उसमें, खड़खड़ खड़खड़ खड़। तुमने नहीं किया होगा उसमें सफर, हमने कर रखा, और रोडू है ना, ठीक है। और रेस जब लगती थी तो भाई ऐसा लगता था कि आज अंतिम अंतिम दिन है ना। रेस किस चीज की है समझ में नहीं आया। चलो जी, पेट्रोलियम हो गया, दूसरा कोयला मंगाते हैं भाई हम 14.75, लिग्नाइट को छोड़कर। लिग्नाइट ठीक ठाक मिलता हमारे यहाँ, लेकिन 14.75 सबसे अच्छा जो कोयला होता है वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइट, नीली लौ के साथ जलता है, कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो एंथ्रासाइट कम है हमारे यहाँ, जम्मू कश्मीर में मिलता है कहीं। हीरा, हीरा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तीसरे नंबर पे हीरा है, चौथे नंबर पे प्राकृतिक गैस। इतने सारे लोग हैं, सबको सिलेंडर चाहिए, उज्ज्वला योजना, सिलेंडर सब कहां से आएगा? तो प्राकृतिक गैस भी हम क्या करते हैं? आयात करते हैं। मूल्य के आधार पर शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? तो प्रथम स्थान भाई उड़ीसा का है, दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का है, तीसरा कर्नाटक का है, चौथा राजस्थान का है, पांचवा झारखंड का है। तो शुरू के 4 याद कर लो, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान। इतना समझ में आ गया? नहीं आया? ठीक है। वर्ष 2021-22 में कुल खनिज निर्यात में हीरा, तराशा हुआ हीरा है, का हिस्सा सर्वाधिक था 73.44%। सूरत जाओ ना कभी, वहां थोड़े काम करते हैं कि समूह गांव की तैयारी कर रहे हैं, वहां तो पॉलिशिंग का काम चलता है। अरबपति खरबपति हैं हीरा व्यापारी। कुछ आपने सुना होगा कि अपने सारे कर्मचारियों को कार दे दी की दिवाली पे, सुना है आपने? कितने कर्मचारी हैं कि 700-800 कर्मचारी हैं, सबको बढ़िया वाली गाड़ी दे दी।
कभी सबको क्या कर दिया, सबकी बेटे बेटियों की शादी का खर्चा कौन मालिक दे रहे हैं? कौन दे रहे हैं? हीरा व्यापारी दे रहे हैं, कि प्रसिद्ध हीरा व्यापारी। इतना पैसा है किसमें? हीरे की पॉलिशिंग, तराशा, हीरे को तराशने में। वर्ष 2021-22 के वैश्विक खनिज निर्यात में शीर्ष 5 स्थान धारक राष्ट्र जो थे, यूएसए नंबर 1 पे था भाई निर्यातकों में 30.07%, हांगकांग दूसरे नंबर पे था 22.28%, चीन तीसरे नंबर पे था 10.45%, बेल्जियम 7.75% और उसके बाद यूएई 6.96%। इतना समझ में आ गया? भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र धारवाड़ तंत्र है। कौन सा? ये यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है, कभी उत्तर प्रदेश वालों ने पूछ लिया पीसीएस में, यूपीएससी पूछ चुकी है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र है, जो अत्यधिक धात्विक है, जिसमें लोहा, सोना, मैग्नीज, कोबाल्ट, अभ्रक, तांबा, सीसा, टंगस्टन, टंगस्टन को डब्लू कहा जाता है, टंगस्टन, ये खनिज प्राप्त होते हैं। विंध्य शैलों में चूना पत्थर के वृहद भंडार पाए जाते हैं। विंध्याचल वाला देखा होगा आपने, सीमेंट उद्योग लगेगा वहां पर, जहां पर भी चूना पत्थर होगा। तो विंध्य शैलों में चूना पत्थर के वृहद भंडार पाए जाते हैं। ललितपुर में ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। हाँ जी, बनाए जाते हैं क्या? बिल्कुल बनाए जाते हैं। ललितपुर में ग्रेनाइट पट्टियां तथा स्लेट बनाए जाते हैं। राजस्थान उदयपुर की नाथरा की पाल क्षेत्र में लौह खनिज पाया जाता है। नाथरा की पाल, उदयपुर। भारत के उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भारतीय खनिज का हृदय स्थल संज्ञा प्रदान किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारतीय खनिज का हृदय स्थल किसे कहा जाता है, तो भारत का उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं? भारतीय खनिज का हृदय स्थल। अगला, एशिया का श्रेष्ठ जिंक एवं सीसा भंडार राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में रामपुर अगुचा क्षेत्र में है। यहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने ब्रिटेन की सहायता से सुपर स्मेल्टर यंत्र की स्थापना की है। जिंक मतलब जेडन, सीसा मतलब पीबी, लेड, सीसा जस्ता एक साथ मिलते हैं। ये क्या मिलते हैं? जहां सीसा मिलेगा वहां जस्ता भी मिलेगा। कौन सी माइंस है भाई? ये तो ठीक है, रामपुर अगुचा क्षेत्र में है, लेकिन शीशे जस्ते के लिए कौन सी जावर माइंस फेमस है राजस्थान की? देखिए, चेक कीजिए। राजस्थान की डेगाना से टंगस्टन निकाला जाता है, राजस्थान की जावर माइन से शीशा जस्ता निकाला जाता है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर राजस्थान सांबर झील के पश्चिमी भाग में मकराना क्षेत्र में प्राप्त होता है। इस मकराना संगमरमर से ही सुप्रसिद्ध ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल किस मार्बल से बना? मकराना मार्बल से बना। ताजमहल किस मार्बल से बना? मकराना मार्बल से बना। गार्नेट का संबंध रूपांतरित चट्टान से है। इसका निर्माण आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से होता है। गार्नेट, ये यूपी पीसीएस वालों ने पूछा भाई। अभ्रक का मुख्य रूप से उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश और उसके बाद राजस्थान। माइका जो है आंध्र प्रदेश और उसके बाद राजस्थान। माइका किसमें काम आती है? माइका विद्युत की सुचालक, ताप की सुचालक होती है, विद्युत की कुचालक होती है। माइका जो होती है ना शीट, वो ताप की तो सुचालक है और इलेक्ट्रिसिटी की क्या है? कुचालक है। इसीलिए प्रेस के अंदर माइका, जैसे प्रेस है माइका शीट, उसके अंदर नाइक्रोम की वायर, फिर उसके ऊपर माइका शीट। तो क्या होगा? नाइक्रोम गर्म होगा। अगर नाइक्रोम को डायरेक्ट लगाएंगे तो प्रेस पे चिपक जाओगे आप। इसलिए नाइक्रोम की वायर, जो नाइक्रोम की वायर के नीचे और ऊपर क्या बिछाया जाता है? माइका। तो माइका की विशेषता क्या हुई? ताप की सुचालक, विद्युत की कुचालक। कुचालक मतलब बैड कंडक्टर, सुचालक मतलब गुड कंडक्टर। ठीक है भाई। भंडारा जिले में मैग्नीज की प्राप्ति होती है, जबकि नेल्लोर आंध्र प्रदेश में अभ्रक मिलता है। दल्ली राजहरा पहाड़ियां छत्तीसगढ़ की, भैया सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट आईएएस से क्वेश्चन रहा है। दल्ली राजहरा पहाड़ियां छत्तीसगढ़, लौह अयस्क। राखा खान झारखंड तांबे के लिए।
राखा खान, तांबे गिले। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला अमरकंटक का पठारी क्षेत्र बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ओडिशा का क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है। बहुत अल्प मात्रा में महाराष्ट्र में भी उत्पादित होता है। देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र टिन उत्पादक राष्ट्र है। टिन को पीवी बोलते हैं, वही टिन को क्या बोलते हैं, सॉरी एसएन। कहां मिलता है? छत्तीसगढ़ में। पीवी क्या हुआ? लेड। तो एकमात्र टिन उत्पादक राज्य कौन है? छत्तीसगढ़। क्लियर हो गया? धात्विक खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। इन चट्टानों में। अधात्विक खनिज कहां पाए जाते हैं? परतदार चट्टानों में। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग से संबंधित खनिज कौन सा है? कैडमियम और पारा। इलेक्ट्रॉनिक उपयोग के संबंधित खनिज कौन है? कैडमियम और पारा। आणविक खनिजों में कौन कौन से खनिज शामिल हैं? तो यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, बेरिलियम है, ग्रेफाइट है और इल्मेनाइट है। ग्रेफाइट ध्यान रखना आणविक खनिजों में आता है ना। ईंधन खनिज कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी शैलों में। और पेट्रोलियम जो होता है वो जलज अवसादी शैलों में मिलता है। किसमें? जलज, एक्वस अवसादी शैलों में। भारत में सर्वाधिक खनिज संपन्न किस युग एवं क्रम की चट्टानें हैं? आर्कियन युग की धारवाड़ क्रम की चट्टानें। लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा एवं यूरेनियम आदि मुख्यतः किस क्रम की चट्टानों से जुड़े हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से जुड़े हैं। भवन निर्माण सामग्री या भवन निर्माण संबंधी चट्टानों के अतिरिक्त सीमेंट की कच्ची सामग्री का स्रोत किस युग की चट्टानें? आंसर विंध्यन युग की चट्टानें। धारवाड़ क्रम के ही अरावली क्रम में तांबा, सीसा और जस्ता किस रूप में मिलते हैं? शिराओं में, वेन्स के रूप में मिलते हैं। मलज खंड है एक बेल्ट ना, मलज खंड, उसमें मिलता है कॉपर। क्या मिलता है? अन्य चीजें भी मिलती है लेकिन कॉपर, मलज खंड मध्य प्रदेश से होते हुए जाता हो। अगला, धातु उपयोग के महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों का निर्माण किस काल में हुआ? पुराकल्प यानी पहले जो एक में हुआ। देश के महत्वपूर्ण कोयला निक्षेप समाहित हैं गोंडवाना युग की बलुआ पत्थर प्रधान चट्टानों में। देश का महत्वपूर्ण कोयला निक्षेप कहां है? गोंडवाना, उत्तराखंड। पीछे से क्वेश्चन है ये। विद्युत का कुचालक होता है सीसा। विद्युत का कुचालक क्या होता है? सीसा। सीसा का किस उद्योग में सर्वाधिक उपयोग होता है? लौह इस्पात उद्योग में। लेड का सर्वाधिक उपयोग लौह इस्पात उद्योग में। भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र परिसर है नालको, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, उड़ीसा। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, उड़ीसा। एशिया की बृहत्तम यंत्रीकृत लौह अयस्क खान कौन सी है? बेलाडीला खान, छत्तीसगढ़। ये तो उत्तराखंड का भी क्वेश्चन है कि बेलाडीला किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? आंसर आयरन ओर के लिए। और यहां पर एशिया की सबसे बड़ी यंत्रीकृत लौह अयस्क खान है ये। मैग्नेटाइट लौह अयस्क के प्रमुख अयस्क उत्पादक क्षेत्र हैं। तो मैग्नेटाइट कहां कहां मिलता है? कुद्रेमुख में मिलता है, कर्नाटक में। बाबा बुदन की पहाड़ियों के आसपास देखना, कुद्रेमुख। सलेम में मिलता है, तमिलनाडु में। और कोझिकोड, कालीकट जिसको बोलते थे, कोझिकोड केरल में मिलता है। कहां मिलता है? तो ठीक है, इसमें इतना ही बता रहा हूं। उसके बाद मैं खनिजों का वर्गीकरण बताऊंगा, वो अगले लेक्चर में।